हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ गौरव। तो आज जैसे आप लोगों की स्क्रीन पर विजिबल है, आज हम बात करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। सबसे पहले हम जरा चैप्टर के नाम को समझने का प्रयास करते हैं। एक तरह से इन टुडेज वीडियो लाइक इट इज नो पीपीटी, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस पीडीएफ ऑफ द एनसीईआरटी ओनली. Important points or like statements are highlighted with different colors that are visible. So सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इस चैप्टर को इसका नाम को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि इस पूरे चैप्टर में हमें डिस्कस क्या करना है। नाम से हमको समझ में आ जाएगा। सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। नेटिव क्या है? नेटिव होता है कहीं पर भी रहने वाले लोकल आदमी जो उस जगह पर रहते हैं, तो उनको नेटिव बोलते हैं। अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, हमें पता है कि हम यहाँ इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बेसिकली जब ब्रिटिश ने हम पे जो कॉलोनी बनाया हुआ था उस ड्यूरेशन को हम पढ़ते हैं। तो नेटिव इज बेसिकली इंडियंस। तो यहाँ का क्या मतलब है कि इंडियंस को सिविलाइज करना है, और वो तरीका क्या अपनाया उसके लिए ब्रिटिश ने? एजुकेशन। कि हम नेटिव्स को सिविलाइज करेंगे और हम एजुकेशन के माध्यम से करेंगे, मतलब वी विल एजुकेट द नेशन। अब ये एजुकेशन का, सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अचानक से आया कैसे? क्योंकि अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि किस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से हम लोगों पर कंट्रोल किया। लाइक पॉलिसी ऑफ पेरामाउंसी थी, सब्सिडी अलायंस थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट था, डायरेक्ट फोर्स था। ये सब पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए कि ब्रिटिश को ऐसा लगता था कि हम यहाँ पर इंडिया के अंदर सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, मतलब कि हम सिर्फ क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए यहां नहीं आए हैं। हमारी एक ड्यूटी है, हमारा एक मिशन है, दैट इज नोन एज कल्चरल मिशन। मतलब क्या हुआ कि हमने इंडिया पर अगर कंट्रोल किया है तो हम एक कल्चरल मिशन पर है, मतलब कि हम इंडिया को, नेटिव्स को सिविलाइज करना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ भाई? मतलब वी वर नॉट सिविलाइज्ड अकॉर्डिंग टू देम। सिविलाइज्ड क्या होता है भाई? एक सिस्टमेटिक वे, एक डिफाइंड वे ऑफ लिविंग। किस तरह से हम, हमारी भाषा, हमारा खाना पीना, थिंकिंग, हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, ये सारी चीजें उनका मानना था कि ये सही नहीं है, सिविलाइज नहीं है इंडियंस। तो हमको इनको क्या करना है? सिविलाइज करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम सिविलाइज नहीं है, वो हमको सिविलाइज करेंगे, तो जो हमारे पुराने जितने भी कस्टम है, कल्चर है, वैल्यूज है, लैंग्वेज है, एथिक्स है, वो सब उनको चेंज करना है। ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर का जो मेन पर्पस है वो समझ में आया होगा। ये दरअसल क्या है कि जो सिविलाइजेशन मिशन है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, वो आप आगे कभी पढ़ोगे ग्रेजुएशन में भी या 12th वगैरह में तो सुनने को मिलेगा, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। कि व्हाइट मैन, यूरोपियंस जो हैं, ब्रिटिश जो हैं या यूरोपियंस जो हैं, उनके कंधों पर ये बर्डन है कि उनको पूरे वर्ल्ड को सिविलाइज करना है। तो ये क्या था कि जो उनका कॉन्क्वेस्ट था, जो उन्होंने दूसरे देशों को कॉलोनी बनाया हुआ था, लाइक खासकर एशिया जो कंट्री थी एशिया की, अपने इस काम को सही साबित करने के लिए वो इस थ्योरी का इस्तेमाल करते थे कि भैया हम तो कल्चर मिशन पर हैं, हम तो आप पर कंट्रोल कर कर आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, हम आपको सिविलाइज्ड कर रहे हैं, आपके जो वे ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारी चीजें बदल के आपको अच्छा बना रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि अब सिविलाइजेशन मिशन के दौरान अपने इस मिशन, कल्चरल मिशन को पूरा करने के लिए वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? एजुकेशन। ठीक है, कि एजुकेशन के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, हम उनको सिविलाइज करेंगे। अब जो पूरा चैप्टर है ये इस एजुकेशन सिस्टम के ही इर्द गिर्द घूमेगा कि भाई ब्रिटिश जो है एजुकेशन तो लाना चाहते हैं, एजुकेशन के थ्रू हम लोगों को सिविलाइज करना चाहते हैं, तो वो एजुकेशन का तरीका क्या होगा? दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कि हम किस भाषा में पढ़ाएंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे हम कहते हैं ना, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से, आपकी ये एनसीईआरटी इंग्लिश में है, सो योर वे ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेसिक इंग्लिश। ठीक, तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो इस तरीके से कि पढ़ाया किस तरीके से जाएगा। तो एक तो हो गया आपका जो दो चीजें पढ़नी है, पहला कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, दूसरा आपको क्या पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बताऊं, इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, मतलब इंग्लिश अंदर ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ब्रिटिश सब्जेक्ट साइंस, या इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट वो पढ़ाए जाएंगे। इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है? लोकल लैंग्वेज जो किसी एरिया में ज्यादा बोली जाती है, ठीक, जिसका सपोर्ट हमेशा गांधी जी किया करते थे। तो अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरह से इस पर डिबेट हुई और बाद में क्या फाइनलाइज करके
इंडिया में कौन सा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। तो बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो इंडियंस थे वो एजुकेशन को किस तरह समझते थे, और जो हम आज के टाइम में हम एजुकेशन सिस्टम बहुत सारी चीजें देखते हैं जो उसमें से आज के टाइम में भी चालू है हिंदुस्तान के अंदर, कंटिन्यू है, वो कैसे डेवलप हुआ, धीरे धीरे इवॉल्व कैसे हुआ वो आइडिया। और जब ब्रिटिश ने ये एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व किया तो इंडियंस हैं, हम लोग जो थे या हमारे जो स्कॉलर्स थे या हमारे जो आप कहते हैं फिलोसोफर या थिंकिंग ग्रुप या नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या रिएक्ट किया उसकी तरफ, जो ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम यहां पर डेवलप कर रहे थे। और उस रिएक्शन के दौरान, उस आइडिया जो ब्रिटिश आइडिया के अगेंस्ट जो रिएक्शन आया था, उसके दौरान उन्होंने क्या सोचा इंडियन नेशनलिस्ट ने कि इंडिया को एजुकेशन किस तरीके से देनी चाहिए, इंडियंस लोगों को कैसे एजुकेट करना चाहिए। तो इसमें बेसिकली दो ग्रुप हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं। पहले ग्रुप को हम मानते हैं ओरिएंटलिस्ट के नाम से, ओरिएंटलिस्ट। दूसरा बेसिकली ग्रुप है जो इंग्लिश ग्रुप है। तो इन दोनों ग्रुप में डिफरेंस क्या है एक बार यही समझ लेते हैं, फिर बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो इंडियन एजुकेशन को, इंडियन सब्जेक्ट्स को, इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट को अच्छा मानते थे और कहते थे कि इंडियंस को अगर हमें पढ़ाना है, इंडियंस को अगर एजुकेशन देनी है तो इंडियन सब्जेक्ट्स और इंडियन लैंग्वेजेस को ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। दूसरी तरफ जो इंग्लिश ग्रुप था, जो ब्रिटिश ग्रुप था, वो इसके अगेंस्ट हो गया। ठीक है, दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो इंडियन लैंग्वेजेस और इंडियन सब्जेक्ट्स, इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट, उसको सपोर्ट करते थे कि इंडियंस को हमें वही पढ़ाना चाहिए। जबकि जो ब्रिटिश ग्रुप था, जो इंग्लिश ग्रुप था, वो इसके अगेंस्ट था। वो कहता था कि नहीं, हमको इंग्लिश ही पढ़ानी चाहिए, लाइक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो इंग्लिश होगा, और सब्जेक्ट जो होंगे यूरोपियन सब्जेक्ट्स होंगे। उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी था, ब्रिटिश हिस्ट्री या ब्रिटिश लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर, उसको इन्होंने अहमियत दी। ठीक, ओरिएंटलिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है एक विलियम जोन्स का। उसको हम बोलते हैं एक लाइक लिंग्विस्ट, ही वाज अ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट क्या होता है भाई? लिंग्विस्ट वो आदमी होता है जो कई भाषाएं जानता है, कई लैंग्वेजेस जानता है, उसको उसने पढ़ा है, समझा है और सीखा है, तो वो लिंग्विस्ट होता है। वैसे इनिशियली कैलकाटा के अंदर उन्हें एक जूनियर जज की पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट में जो है पोस्ट पर जो है अपॉइंट किया गया था। ही वाज अ लिंग्विस्ट। ही हैड स्टडीड ग्रीक, लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, had picked up Arabic from a friend and had also learned Persian at Calcutta। तो मैंने बताया ना कि बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं, तो इसीलिए हम उनको एक लिंग्विस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर हिंदुस्तान में जब वो आते हैं, कलकत्ता में आते हैं, तो संस्कृत का ज्ञान जो है पंडित्स के थ्रू, इंडिया में जो पंडित्स हुआ करते थे उनके थ्रू जो है संस्कृत की भी लैंग्वेज का भी ज्ञान जो है वो अर्जित करते हैं। और साथ के साथ जितने भी एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है, लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन और भी अदर जो साइंसेज या सब्जेक्ट्स हैं, उनको वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम किसकी बात करें? ओरिएंटलिस्ट की। यहीं पर उनको पता चलता है कि और भी कुछ ब्रिटिश लोग या यूरोपियन लोग हैं जो इंडियन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट नाम जो है हमारे सामने आते हैं, हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नैथनियल हेल। ठीक है, ये दो लोग भी क्या थे? ये भी ओरिएंटलिस्ट थे। मतलब बताया मैंने, ओरिएंटलिस्ट बेसिकली जो इंडियन सब्जेक्ट्स को डिस्कवर कर रहे हैं, एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए चाहते हैं कि इंडियन लोगों को हमें यही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। फिर ये तीनों लोग मिलके, कौन? विलियम जोन्स, कोलब्रुक एंड हैलेट, ये तीनों लोग मिलकर क्या करते हैं? एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाते हैं। ठीक है, और एक जर्नल मैगजीन आप मान लो, जो वीकली या 15 दिन में या महीने में जैसे मैगजीन्स निकलती है ना आज के टाइम में, तो जर्नल निकालते थे। उस जर्नल का नाम था एशियाटिक रिसर्चर्स। ठीक है, क्वेश्चन आता है जनरली ऑब्जेक्टिव में कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या एशियाटिक रिसर्चर जो है वो किसने बनाया था, तो इन तीनों के नाम जो है आपको उसमें ऑप्शन जो है करेक्ट करना पड़ेगा। अब जोन्स और कोलब्रुक, विलियम जोन्स एंड कोलब्रुक जो थे, वो दे हैव अ वेरी गुड रिस्पेक्ट, डीप रिस्पेक्ट फॉर द एंशिएंट कल्चर। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया के, वेस्ट जो आपका यूरोपियन है, जो आपका ब्रिटिश कल्चर भी है, उसके लिए भी उनके मन में डीप रिगार्ड, रिस्पेक्ट थी। ठीक है, और इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में उनका ये कहना था कि इंडियन सिविलाइजेशन ने अपनी एंशिएंट टाइम में बहुत ग्लोरी को अचीव किया, मतलब बेस्ट था वो उस टाइम पे, बहुत ही ग्लोरिफिकेशन की सिचुएशन तक वो पहुंच चुका था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो जो है वो डिक्लाइन होता चला गया।
तो उन्होंने कहा कि अब हमें यही चीजें, जो एंशिएंट टेक्स्ट, जो ग्लोरीफाइड इंडियन टेक्स्ट है, जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, वही लोगों को पढ़ाना चाहिए। उसमें हमारे हिंदू टेक्स्ट, मुस्लिम टेक्स्ट, लॉज, ये सब आते हैं। बोला कि वही इंडिया के फ्यूचर के डेवलपमेंट का बेस होना चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कहना चाहते हैं कि इंडियन लोगों को वही चीज पढ़ानी चाहिए जिससे वो फेमिलियर है, ठीक है। और इसलिए भी क्योंकि वो जानते थे कि ये ग्लोरीफाइड है, बहुत ही महान, बहुत, दे हैव रिस्पेक्ट फॉर दिस। तो बोला कि भैया यही बेस होगा इंडिया के डेवलपमेंट का, भविष्य का, जिससे इंडिया डेवलप करेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद वो और मेहनत करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द इंडियन टेक्स्ट, जो एंशिएंट टेक्स्ट था उसको समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, साथ साथ उसको ट्रांसलेट करते हैं दूसरी लैंग्वेज, ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज में या बाकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। उनका कहना था कि जो ये प्रोजेक्ट है हमारा, लाइक अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द इंडियन टेक्स्ट एंड ट्रांसलेटिंग देम इनटू अदर लैंग्वेजेस, जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्रिटिश लोगों को ही मदद नहीं करेगा इंडिया को समझने के लिए। भाई जैसे बात है, ब्रिटिश लोग अगर यहाँ पर हम पर कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पर रूल कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि आपको इनके कल्चर को, इनकी रिक्वायरमेंट को, इनकी नीड को जानना होगा, तभी आप इन पर रूल कर पाओगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसलेटिंग जो इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट है, वो सिर्फ ब्रिटिश को ही हेल्प नहीं करेगा इंडियन कल्चर को जानने के लिए, बल्कि इंडियन लोग वो भी अपने जो पुराना हेरिटेज है उसको जान पाएंगे कि कैसे हमने अपने पुराने, जो हमने ऊपर जिक्र किया कि ग्लोरी थी, बहुत ही महान था, जो धीरे धीरे डिके होता चलेगा, डिक्लाइन होता चला गया, उसको भी उनको पता चलेगा। और इसकी तरह साथ साथ ब्रिटिश भी क्या होंगे? ब्रिटिश इंडियन कल्चर के एक तरह से गार्जियन बन जाएंगे, कि वही उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वापस से खोया हुआ जो उनका ग्लोरीफाइड जो टेक्स्ट था, जो सिविलाइजेशन था, कल्चर था, वो उनको वापस से बताया जा रहा है इंडियंस को। तो इससे इंडियन कल्चर के गार्जियन भी बनेंगे और उसके मास्टर्स मतलब उनको भी इसके बारे में पता चल जाएगा। इसी दौरान साथ के साथ और भी बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स थे जो कॉलब्रुक और जॉन्स की तरह ही सोचते थे। उनका भी कहना था कि हमें इंडियन लैंग्वेजेस को जो है प्रमोट करना चाहिए, इंडियन सब्जेक्ट्स को, इंडियन कल्चर को ही प्रमोट करना चाहिए, ना कि वेस्टर्न लर्निंग को, ठीक है। उनका मानना था कि जब ब्रिटिश ये काम करेगा तभी जो नेटिव्स हैं, यानी कि जो इंडियंस हैं, उनके दिल में उनको एक जगह मिल पाएगी। हम इंडियंस ब्रिटिश को अपनाएंगे अगर वो हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे और हमारे कल्चर के बारे में हमको पढ़ने का, सिखाने का मौका दिया जाएगा। एंड ब्रिटिश विल बी एबल टू विन अ प्लेस इन आवर हार्ट। तो इसी दौरान जो एफर्ट थे ओरिएंटलिस्ट के, उन्हीं के एफर्ट की वजह से 1781 में कैलकाटा में एक मदरसा स्थापित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मदरसा की डेफिनेशन, एन अरेबिक वर्ड फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग, एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज। तो मदरसा स्थापित किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है फॉर दी लाइक टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। सेम इसी तरीके से 1791 में लगभग 10 साल के बाद एक हिंदू कॉलेज जो है बनारस में एस्टैब्लिश किया जाता है, जो जिसका पर्पस होता है टू स्टडी एंशिएंट संस्कृत, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट ओरिएंटलिस्ट। अब हम चलते हैं कि इन ओरिएंटलिस्ट पर अटैक जो किया ब्रिटिश लोगों ने, जो इंग्लिश के सपोर्ट में थे, उनका क्या कहना था और उनके क्या विचार थे। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया ओरिएंटलिस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि वो लोग जो ओरिएंटलिस्ट का विरोध करते थे, जिनका मानना था कि हमें इंडियन सब्जेक्ट्स नहीं ब्रिटिश सब्जेक्ट्स बनाने थे। तो जैसे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो चाहते थे कि इंडियन सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि जो ईस्ट की नॉलेज है, दैट इज बेसिकली इंडियन सब्जेक्ट्स या ईस्ट, अगर हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो बहुत अनसाइंटिफिक है और दैट इज फुल ऑफ एरर्स, ठीक। सबसे पहला नाम इसमें किसका है, आ जाइए देख लेते हैं, जेम्स मिल। जेम्स मिल ने कहा, जैसे हमने अभी क्या स्टेटमेंट पढ़ा था कि अगर इंडियन सब्जेक्ट्स या इंडियन कल्चर को पढ़ाया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा, तो इंडियन लोग देख ब्रिटिश विल विन अ प्लेस इन आवर हार्ट, नेटिव्स के दिल में उनको एक जगह मिलेगी और रिस्पेक्ट मिलेगी। तो जेम्स मिल ने कहा कि एजुकेशन जो है वो एजुकेशन नहीं पढ़ानी चाहिए, एजुकेशन पढ़ाने का तरीका, ब्रिटिश का एफर्ट वो नहीं होना चाहिए जो नेटिव पढ़ना चाहते हैं, या हमारा पर्पस उनके दिल में अपने लिए कोई जगह बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए, जो एम है टीचिंग का, एजुकेशन का, वो होना चाहिए जो यूजफुल हो और प्रैक्टिकल हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए हमें इंडियंस को साइंटिफिक और टेक्निकल चीजें पढ़ानी होंगी, जो बेसिकली वेस्ट ने जो है अचीव किया है अभी तक। वेस्ट मतलब जो यूरोपियन सोसाइटी की हम बात करेंगे,
जो यूरोप ने, जो ब्रिटिश ने अभी तक अचीव किया है, हमको उन्हें वो पढ़ाना चाहिए, ना कि वो पढ़ना चाहते हैं। ताकि हमें उनके दिल में जगह नहीं बनानी है, हमें उनको प्रैक्टिकल और टेक्निकल चीजें बढ़ानी है। इसी प्रोसेस में दूसरा नाम था थॉमस मैकॉले। मैकॉले का क्या कहना था? वो भी भाई साहब जो हैं ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि इंडियन एजुकेशन या ईस्टर्न जो नॉलेज है या एंशिएंट टेक्स्ट है जो ईस्ट का, वो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता जो इंग्लैंड का वर्क है, जो इंग्लैंड ने प्रोड्यूस किया है, जो लिखा है, जो एडवांसमेंट अचीव की है, उसकी कहीं बराबरी ही नहीं हो सकती है। तो मतलब क्या है कि जो ईस्टर्न नॉलेज है, ईस्टर्न एजुकेशन है, उसको वो नीचे रखता था और इंपॉर्टेंस ज्यादा देता था वेस्टर्न एजुकेशन को। यहाँ पे उनका स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। उनका कहना था कि एक सिंगल सेल्फ, मतलब एक अलमारी होती है ना हमारी, उसकी एक जो हम कहते हैं कि एक दराज हो जाए, कि एक सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी जो है वो पूरे नेटिव और इंडियन लिटरेचर और अरेबियन लिटरेचर से भी बेहतर है। समझ रहे हो? मतलब एक शेल्फ में अगर 10, 20, 50, 100 किताबें रखी जा रही हैं, वो पूरा जितना भी आज तक इंडिया ने जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस किया उससे बेहतर है। समझ में आ रहा है कि इंडियन या ईस्ट का जो लिटरेचर है वो उसको कितना नीचे समझता था, कितना हीन उसको समझता था इन कंपैरिजन टू द यूरोपियन और दी वर्क डन बाय द वेस्टर्न पीपल। तो मैकॉले एम्फेसाइज टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ऊपर उनके स्टेटमेंट्स हमको समझ में आ गया कि उनको इंग्लिश और यूरोपियन सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है और जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हम लोगों ने अचीव की है, वो ही हमें इंडियंस को पढ़ाना चाहिए। तो इसी प्रोसेस में, इसी डिस्कशन के दौरान एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में, इसमें दो चीजें जो है इंट्रोड्यूस की जाती हैं। सबसे पहला हायर एजुकेशन। अभी हम प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हायर एजुकेशन में क्या होगा भाई? इंग्लिश। अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे? दो ग्रुप थे, ओरिएंटलिस्ट का, इंग्लिश लोगों का। ओरिएंटलिस्ट जाते थे इंडियन लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेज इस्तेमाल हो, और इंग्लिश जो ब्रिटिश हैं वो चाहते थे कि इंग्लिश जो है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन माना जाए। तो यहां पर जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा जो है वो इंग्लिश बना दिया गया। कहां पर? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1835 में आया। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, जो हमने अभी देखा था कि मदरसा बनाए गए थे, हिंदू कॉलेज बनाया गया था 1781-91 के दौरान अलग अलग टाइम पर, उसको भी जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, कैलकाटा मदरसा और बनारस का जो संस्कृत कॉलेज या हिंदू कॉलेज है, उनको भी प्रमोट करना या उनको हेल्प करना, जो गवर्नमेंट की तरफ से एड जाती है, मदद जाती है, वो प्रमोट करना भी अब हम बंद कर देंगे। तो एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, दो काम किए गए। इंग्लिश will be the medium for instruction for higher education, and to stop the promotion of oriental institutions like the Calcutta Madrasa and the Banaras Sanskrit College। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो नया एक्ट आता है इस एजुकेशन की प्रोसेस में, इस इंग्लिश एजुकेशन को इम्पोज करने के लिए इंडियंस पर, वो आता है 1854 में, जिसको हम जानते हैं बेसिकली वुड्स डिस्पैच के नाम से। वुड्स डिस्पैच क्यों? क्योंकि भाई इट वॉज बेसिकली इशूड बाय चार्ल्स वुड। अब चार्ल्स वुड कौन थे? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। 1854 में, अब देखिए कंपनी का जिक्र क्यों हो रहा है, हम लोग 1857 पढ़ चुके हैं। 1857 से पहले जो इंडिया का जितना भी कंट्रोल था वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। 1857 के बाद ही वो क्वीन और पार्लियामेंट के पास जाता है। तो वुड्स डिस्पैच आया। वुड्स कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, तो इसीलिए उसको जाना जाता है वुड्स डिस्पैच के नाम से। तो वुड्स डिस्पैच ने जो 1835 का एजुकेशन एक्ट आया था उसी को जो है आगे बढ़ाया। उसी के बारे में उन्होंने बताया कि क्यों हमें यूरोपियन लैंग्वेजेस या सब्जेक्ट या इंग्लिश लैंग्वेज को जो है प्रमोट करना चाहिए, और क्यों हम ओरिएंटल नॉलेज को या ओरिएंटलिस्ट लोगों को अपोज कर रहे हैं। उसने दो कारण बताए। सबसे ऐसा लिखा ना, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब समथिंग रिलेटेड टू ट्रेड, व्यापार। अब ब्रिटिश आए तो किस लिए थी? ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार करने ही आए थे ना, तो सबसे पहला पर्पस तो उनका प्रॉफिट गेन करना है। तो उन्होंने सबसे पहला जो है जो वुड्स डिस्पैच था, सबसे पहला जो प्रैक्टिकल यूज बताया इंग्लिश एजुकेशन का या यूरोपियन लर्निंग का, वो इकोनॉमिक बताया। इकोनॉमिक समथिंग रिलेटेड टू मनी, कॉमर्स, ट्रेड, राइट। क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर हम इन लोगों को यूरोपियन सिस्टम पढ़ाएंगे, यूरोपियन वे ऑफ लाइफ, ठीक है, तो ये इंडियन लोगों का टेस्ट, डिजायर उसको चेंज कर देगा। और जब हम इंडियन लोग
यूरोपियन या ब्रिटिश मटीरियल्स, चीजों को खरीदेंगे, चाहे वो कपड़ा हो, खाने पीना हो, वे ऑफ लाइफ बेसिकली, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो सारी चीजें हम कहां से खरीदेंगे? ब्रिटिश कंपनी से। तो इकोनॉमिकली फायदा किसको होगा? राइट, ब्रिटिश कंपनियों को फायदा होगा। तो पहला फायदा उन्होंने क्या बताया इंग्लिश और यूरोपियन लर्निंग का? इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट, इससे हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो पहले उन्होंने बताया इकोनॉमिक, वे ऑफ लाइफ बदल देंगे, फिर एक तरह से उन लोगों में ब्रिटिश चीजों को, सामानों को जो है इस्तेमाल करने की आदत हो जाएगी। दूसरा क्या कहा उन्होंने? मोरल कैरेक्टर, कि जो ब्रिटिश या यूरोपियन लर्निंग है वो इंडियन लोगों का मोरल कैरेक्टर हाई करेगी। हमने शुरू में पढ़ लिया था कि वो कल्चरल मिशन पे थे, उनके हिसाब से नेटिव्स का जो कल्चर है, जो मोरालिटी है, एथिक्स है, सिस्टम, वो सारा बेकार है, उसको चेंज करना है। तो यानी कि इंडियन लोगों में मोरालिटी है ही नहीं अभी। दैट इज वेरी रॉन्ग, बट उनका ये मानना था। मैं तो कहीं एग्री नहीं करता हूँ इस चीज से। मैं अपना एंशिएंट टेक्स्ट उठा के देखे तो बहुत महान है, कभी पढ़ने का मौका मिले तो आगे भविष्य में पढ़ना जरूर। कहा कि मॉरल कैरेक्टर जो है इंडियंस का वो इंप्रूव हो जाएगा। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। ठीक है, और इससे कंपनी को सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे। सिविल सर्वेंट्स कौन होता है? जिसके हम आईएएस आईपीएस लोगों की बात करें, सरकार चलाते हैं बेसिकली, हर डिपार्टमेंट में होते हैं। सिविल सर्वेंट्स हमको मिलेंगे, जिसकी हेल्प से ब्रिटिश बेसिकली इंडियन सिस्टम, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को काफी अच्छे से चला पाएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने बेसिकली ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश लोगों के बीच के डिबेट को डिस्कस किया, फिर हमने बात की 1835 के एजुकेशन एक्ट की, उसके बाद वुड्स डिस्पैच। ठीक है, जिसके दो फायदे उसने बताया था, इकोनॉमिक एंड मोरल कैरेक्टर जो है वो रेज करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। लोकल स्कूल्स मतलब कि जो ब्रिटिश ने सिस्टम 1835 का और ये जो मैकॉले मिनट्स और जो वुड्स डिस्पैच आया, उससे पहले जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में चल रहा था उस पर क्या असर पड़ा, उसका क्या हुआ। तो अब पहले ये जानने के लिए कि उस पर क्या असर पड़ा, पहले तुमको जानना पड़ेगा कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया में था क्या उससे पहले। आप लोगों ने बहुत पहले पाठशालास का नाम सुना होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो यहां हम क्या डिस्कस करेंगे? हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम, के ब्रिटिश के आने से पहले जो इंडियन लोग थे उनको किस तरह से पढ़ाया जाता था। ये काम की किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ये काम दिया गया एक आदमी को 1830s के टाइम पीरियड के अराउंड, विलियम एडम, वो एक स्कॉटिश मिशनरी था। तो उसको बोला गया कि आप बंगाल और बिहार में जाओ, वहां सर्वे करो, रिसर्च करो और बताओ कि क्या एजुकेशन सिस्टम जो है, लोकल स्कूल जो है, वहां पर इंडियन लोगों को कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने अपने सर्वे में पाया कि इंडिया में जो है बेसिकली पाठशालाज में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और अगर वो बात करें बंगाल और बिहार की, सिर्फ जहां उन्होंने सर्वे किया था, लगभग 1 लाख पाठशाला है। हर पाठशाला में अराउंड 20 बच्चे हैं। तो कहते हैं ना कि आपके स्कूल में 1500 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, तो जो एक पाठशाला थी उसमें लगभग 20 बच्चे थे। लगभग अराउंड 20 बच्चे एक पाठशाला में, टोटल एक पाठशाला। तो टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी हो गई बंगाल और बिहार में? टोटल 20 लाख के करीब। तो ये तो उन्होंने स्ट्रेंथ बता दी। अब बताया कि सिस्टम क्या था वहां एजुकेशन का। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने डिस्कस की कि जो ये एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब रिजिड नहीं है कि एक सिस्टम बना दिया उसको फॉलो करना ही करना है। फ्लेक्सिबल क्यों था ये देखिए, बिकॉज देयर वाज नो फिक्स्ड फी, नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, नो बेंचेस और चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस। मतलब क्या गया? नो रोल का रजिस्टर, मतलब रोल नंबर्स, रजिस्टर्स में जो एंट्री होती है आप लोगों की। नो एनुअल एग्जामिनेशन, है ना, अच्छा लग रहा होगा ना, नो एनुअल एग्जामिनेशन, बट ऐसा नहीं है, उनका बिना सिस्टम था, दैट विल डिस्कस। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। तो फिर कैसे होता था? जैसे फीस की हम बात कर रहे हैं तो फी वाज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स। मतलब अगर रिच है पेरेंट्स तो वो ज्यादा फीस देंगे नॉर्मल लोगों से, जो पुअर है तो वो कम फीस देंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया कि कोई क्लास नहीं होती थी, सेपरेट क्लासेस नहीं होती, तो क्या होता था कि सब लोग एक ही साथ पढ़ते थे। जैसे हम कई बार कुछ माइथोलॉजिकल या एंशिएंट हम टीवी पर जो है प्रोग्राम्स देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि गुरुजी एक बैनियन ट्री के नीचे बैठकर जो है बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो गुरुजी उन्हीं को बोला जाता था। तो इसी तरीके से वो जो है पढ़ाते थे गांव के किसी साइड में कोने में पेड़ के नीचे बैठ के, या फॉरेस्ट के अंदर भी वो लोग थोड़ा सा दूर गांव से पढ़ाया करते थे। तो ऐसा कोई डिफरेंट क्लासेस नहीं होती थी, सारे बच्चे एक ही जगह पढ़ते थे। हाँ,
टाइम टू टाइम एज के अकॉर्डिंग गुरुजी को जो लगता था कि जो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए इंडिविजुअली उन लोगों से इंटरेक्ट कर कर उनको वो पढ़ाया जाता था, उसके बारे में बताया जाता था और उसी आधार पर उनकी परीक्षा भी ले ली जाती थी और फिर फाइनली उनको आगे प्रमोट कर दिया जाता था। इसमें जो फ्लेक्सिबल सिस्टम था, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। मतलब क्या हुआ कि जब खेतों में बेसिकली फसल बोने का समय या स्पेशली काटने का समय है तो उस टाइम जो किसान के बच्चे हैं, बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है इंडिया, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे उस टाइम पर, तो जो बच्चे अगर उनको अपने खेतों में काम करना पड़ता तो उस टाइम क्लासेस नहीं होती थी, एक तरह से छुट्टियां हो जाती थी और जब वो हार्वेस्ट वाला या खेतों का काम खत्म हो जाता था क्लासेस दोबारा से रिज्यूम हो जाती थी, ताकि जो बच्चे खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं, अपने घर वालों का हाथ बटा रहे हैं, उनकी क्लासेस या उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा जो है वो मिस ना हो। ठीक है, तो ये हमने पूरा सिस्टम जो है ये इट वाज द लाइक प्रीवियस ब्रिटिश के आने से पहले जैसे सिस्टम चालू था हिंदुस्तान में, जो फॉलो किया जाता था वो ये था। अब नए एजुकेशन एक्ट में न्यू रूटीन और न्यू रूल्स आ गए। क्या आ गए कि हमने 1835 के एक्ट में बात की थी कि उसने सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन पर, हायर एजुकेशन पे फोकस किया था, प्राइमरी पे नहीं किया था। बट 1854 के बाद कंपनी ने कहा कि जो ये वर्नाकुलर एजुकेशन, ये लोकल एजुकेशन सिस्टम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, इस पर भी हम लोगों को इंटरवीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब प्राइमरी एजुकेशन जो पाठशाला का एजुकेशन सिस्टम था उस पर भी उन्होंने इंटरवीन किया और उसका सिस्टम चेंज कर दिया, उसमें न्यू रूटीन्स और न्यू रूल्स लेकर आए। क्या थे कि उन्होंने सबसे पहले तो एक गवर्नमेंट पंडित अपॉइंट किया, तो जितने भी ये पाठशाला के गुरुजी थे उन लोगों को अपना जो भी काम करते थे, जो पढ़ाते थे, जो सिलेबस है, जो पढ़ाने वाले थे, वो रिपोर्ट करना होता था गवर्नमेंट पंडित्स को। पहले हमने फ्लेक्सिबल देखा, कोई टाइम टेबल नहीं था, रोल कॉल नहीं था, क्लासेस नहीं था, टेक्स्ट बुक नहीं था, सिलेबस नहीं था, एनुअल एग्जामिनेशन नहीं था, अब वो सब चेंज कर दिया। Each guru was asked to submit a periodic reports and take classes according to a regular timetable. Teaching was now to be based on textbook. अब टेक्स्ट बुक आ गई and learning was to be tested through a system of annual examination. जैसा एनुअल एग्जामिनेशन आज के टाइम में होता है, बोला कि अब ये सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाएगा। अब इससे सिर्फ एक परेशानी जो है, जो हमने अभी पीजेंट्स फैमिलीज के बारे में बात की थी कि हार्वेस्ट के टाइम पर स्कूल बंद हो जाया करते थे, गुरुजी की पाठशाला बंद हो जाया करती थी, अब वो नहीं होता था। क्यों? क्योंकि रेगुलर टाइम टेबल, रेगुलर सिलेबस जो है वो फॉलो करना होता था। तो अगर पीजेंट फैमिलीज के बच्चों को हार्वेस्ट के टाइम पर स्कूल नहीं आ पाते थे, घर पर काम करना पड़ता था या मदद करनी पड़ती थी खेतों में जाकर, तो अब उन लोगों के लिए वो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल नहीं रहा था और उनको पाठशाला से छुट्टी लेनी पड़ती थी, स्कूलों से छुट्टी लेनी पड़ती, जिसकी वजह से उनका सिलेबस या एजुकेशन मिस हो जाती थी। तो दिस वाज द बेसिकली चेंज ब्रिंग बाय द ब्रिटिश इन द पाठशाला और लाइक प्राइमरी और लोकल स्कूल सिस्टम इन इंडिया। अब दो चीजें हमको पढ़नी है। नेशनल एजुकेशन का जो सिस्टम है, इसमें हम दो लोगों की आइडियाज और व्यूज के बारे में बात करेंगे कि इंडियन नेशनलिस्ट लोगों को क्या लगता था कि इंडिया में कैसा एजुकेशन सिस्टम फॉलो होना चाहिए। दो लोगों की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी की और दूसरी बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की। आप एक स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे दैट इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस, मतलब कि इंग्लिश एजुकेशन ने हमें अपना गुलाम बना दिया। ये बात किसने बोली? ये बात बोली गांधी जी ने। तो इस स्टेटमेंट से समझ में आता है दैट गांधी जी वाज बेसिकली हाईली क्रिटिकल, आलोचना करते थे, आलोचक थे कॉलोनियल एजुकेशन की, जो एजुकेशन सिस्टम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं। उनका कहना था कि जो इंग्लिश एजुकेशन जो सिस्टम ये किया जा रहा है उसने हम इंडियंस को एनस्लेव कर लिया है। इन्होंने हमारे दिमाग में ये बात भर दी है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न एजुकेशन ज्यादा सुपीरियर है और इंडियंस का जो प्राइड है, जो हमारा अपना कल्चर है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम लोगों को गुलाम, इस मानसिकता ने हमें अपना गुलाम बना लिया है। और ये बात सही भी थी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना, इंग्लिश लैंग्वेज और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम और ब्रिटिश हिस्ट्री लिटरेचर पढ़ाने का रीजन ही यही था कि वो चाहते थे कि हमें एक ऐसा ग्रुप चाहिए लोगों का जो स्किन एंड ब्लड से इंडियन हो लेकिन मेंटालिटी और सोच से जो है ब्रिटिश हो। मतलब इंडियन लोगों की सोच कैसे डेवलप होगी? एजुकेशन से। तो ये बात गांधी जी ने पकड़ ली। He said English education has enslaved us. गांधी जी एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहते थे जो इंडियंस को अपनी जो सेंस ऑफ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट उसको रिकवर करने में हेल्प करे, और इसके लिए उन्होंने बोला कि इसके लिए हमें जरूरत है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, इंडियन लैंग्वेज की। इंडियन लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। अभी तक क्या है? इंग्लिश, जो ब्रिटिश ने किया था 1835 में।
फिर 1854 में बाकी उसको आगे बढ़ाते चले गए वो लोग। तो बोला कि इंडियन लैंग्वेजेस और इंडियन सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाने चाहिए। गांधी जी का कहना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका फोकस है सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर, ओरल नॉलेज पर नहीं है। जबकि गांधी जी ओरल नॉलेज को आदमी के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा जरूरी समझते। साथ ही साथ गांधी जी कहते कि लोगों को कुछ काम भी, वोकेशनल एजुकेशन को सीखना भी आना चाहिए, कुछ क्राफ्ट लर्न करना चाहिए। लाइक पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न अ क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज है। आज के टाइम में वोकेशनल, आजकल तो सीबीएसई भी वोकेशनल पर बहुत काम कर रही है। तो ये गांधी जी का एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये उनकी विचारधारा थी कि इस तरह का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो हमें गांधी जी के व्यू से समझ में आता है दैट ही वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ दिस, यू कैन से इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम या ब्रिटिश जो हम लोगों को दे रहे थे। अब हम दूसरी बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्कूल बनाया था जिसको बोलते हैं शांति निकेतन, अबोर्ड ऑफ पीस, मतलब रेजिस्टेंस, अबोर्ड मतलब रेजिस्टेंस, जहां शांति रहती हो। शांति निकेतन, निकेतन भी घर होता है जहां कोई रहता है, शांति निकेतन। ही स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूशन इन 1901। वो एक ऐसा स्कूल सेटअप करना चाहते थे वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी, वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, वेयर शी वाज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिजायर्स। क्रिएटिविटी डेवलप हो, बच्चा खुश रहे, जहां वो अपने आइडियाज को, अपने अपनी अपनी इच्छाओं को एक्सप्लोर कर सके। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम वो बनाना चाहते थे, ऐसा स्कूल बनना चाहिए। इसका कारण भी है कि अगर आप पढ़ोगे यहाँ पर तो टैगोर साहब का जो है अपनी स्कूलिंग के टाइम पर ये आप लोग पढ़ोगे, उनका खुद ही मन नहीं लगता था जो उस स्कूल में जो सिलेबस या सिस्टम पढ़ाया जाता था। तो इसीलिए वो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहते थे जहां बच्चा खुश रहे, क्रिएटिव बन सके। ठीक है, उनका मानना था कि जो क्रिएटिव लर्निंग है वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है डेवलप हो सकती है। तो जो ये शांति निकेतन उन्होंने स्टैब्लिश किया था, बनाया था, वो बेसिकली कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक रूरल एरियाज में या जंगल के आसपास या गांव में शांति नेचुरल एनवायरनमेंट में बनाया था। ठीक है, जहां उन्हें लगा कि यहाँ पर शांति का निवास है, इसलिए उन्होंने इसका नाम शांति निकेतन दिया था। ठीक है, सो माय डियर चिल्ड्रन, अभी हम जो गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के आइडियाज के बारे में हमने पढ़ा है, तो बस एक डिफरेंस हम यहाँ कंपेयर अगर करें तो ये समझ में आता है कि गांधी जी वाज हाईली क्रिटिकल टू द वेस्टर्न एजुकेशन, कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है हमें इनस्लेव कर दिया है, हमें अपना गुलाम बना लिया है, तो हमें इसका फॉलो नहीं करना चाहिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम या इंडियन लैंग्वेजेस को हमें जो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वहीं टैगोर साहब का क्या कहना था? टैगोर साहब कहते थे कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में, यूरोपियन एजुकेशन में कोई अच्छी चीज है, समथिंग पॉजिटिव लाइक साइंस एंड टेक, तो वो हमको अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, और उसके अलावा बाकी सारा सिस्टम जो है हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करें। तो मतलब ये था कि दोनों का मिक्स, ब्लेंड एक होना चाहिए, यानी कि दोनों की अच्छी अच्छी चीजें लेकर हमको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, टैगोर साहब का मानना था। ठीक है, सो माय डियर चिल्ड्रन, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसको एक्सप्लेन किया है, एंड लाइक सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सबके लिए ही आपको ये जो हाईलाइटेड लाइन्स है, स्टेटमेंट्स है, ये सारे आपको काम आएंगे। सो जस्ट विशिंग यू गुड लक, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। Thank you so much. Thank you.